हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, इससे पहले भी मैं बीपीएससी ट्री 2.0 को टारगेट करते हुए पॉलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट भी करा चुका हूँ। 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। और आज हम आ, चौथा प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, लेकिन आज हम ये फोर्थ प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम संविधान की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका मीन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन सभी में से जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक और विस्तृत संविधान है वो हमारे भारत देश का है, हमारे प्यारे से कंट्री इंडिया का है। ठीक है, तो किसका है संविधान सबसे व्यापक और सर्वाधिक बड़ा? भारत का। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही और सटीक आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान कैसा है? क्या वो कठोर है? ऑप्शन नंबर बी लचीला है, ऑप्शन नंबर सी ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अंशतः मतलब कुछ कठोर है और कुछ लचीला है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, ऑप्शन नंबर सी नम्य एवं नम्य व अनम्य है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो नम्य और अनम्य दोनों है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए एक अर्ध संघ, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन नंबर सी राज्यों का एक यूनियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारे भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ माना गया है। क्या माना गया है? द स्टेट ऑफ द यूनियन, सॉरी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है ना, तो क्या है, हमारे भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ माना गया है। ठीक है, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सेक्युलर है। ठीक है, क्या है? सेक्युलरिज्म फॉलो होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ऑप्शन नंबर बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। देखिए, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य मतलब कि हमारा जो देश है उसका कोई पर्टिकुलर एक धर्म नहीं है। ना वो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, ना वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है, ना वो सिख को, ना ईसाई को। ठीक है, लेकिन हमारे भारत देश में हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति को जो उस धर्म को मानता है, जो अपने धर्म को मानता है, उसका प्रचार प्रसार करने की अनुमति है, बशर्ते वो संविधान के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारे भारत देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक है ना, तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य मतलब कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से सही है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ऑप्शन नंबर बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी भारत एक कुलीन तंत्र है, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। मतलब कि यहाँ पर संसदीय प्रणाली फॉलो की जाती है।
ठीक है ना। और एक लोकतंत्र यहाँ पर फॉलो किया जाता है, मतलब कि डेमोक्रेसी है। लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो उन प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के आधार पर देश का शासन चलाते हैं, ठीक है ना। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करें, अध्यक्षात्मक देश नहीं है, राजतंत्र तो नाम मात्र का भी नहीं है, और कुलीन तंत्र की बात ही नहीं है। कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि एक ही कुल के लोग जो होते हैं वो राजपाट करते आते हैं उस एक देश पर ही, उन्हीं का प्रशासन चलता आता है, ठीक है ना, जैसे कि राजतंत्र में होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन गलत है। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी कथन गलत हैं, ना ही ये एक मौलिक संविधान है। हालांकि जो हमारा भारतीय संविधान है, कुछ मतलब अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं, वो उनसे प्रभावित है। कुछ चीज़ें मूल भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अ, दूसरे देशों के संविधान से भी उठाई गई हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से भी प्रभावित है, ठीक है ना। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि सारी बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति का सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल करता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल की गई है, क्योंकि जो हमारा जो भारत देश है उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, ठीक है। और वहीं पे बात करें, विधि के शासन की व्यवस्था भी भारत देश में है, मतलब द रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। विधि के समक्ष सभी को समान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही कथन नहीं है, क्योंकि संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? आ, मूल कर्तव्यों को भाग 4 कै में, मतलब कि पार्ट 4 कै में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 कै के अंतर्गत, ठीक है। तो ये मूल कर्तव्य जो थे वो मूल संविधान के समय नहीं थे, इनको जोड़ा गया है भाग 4 कै में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, आर्टिकल 51 कै के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सॉरी एक सेकेंड, आर्टिकल 51 कै, ठीक है। अगर हम वहीं पर बात करें भाग की, तो भाग हो जाता है वो भाग 4 कै के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है ना। तो मूल संविधान में ये थे नहीं, बाद में इनको जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। चलिए यही चीज़ें वहाँ यहाँ पर पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, मतलब कि वयस्क मताधिकार मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जिस व्यक्ति की एज 18 मतलब कि 18 वर्ष हो चुकी है या फिर उससे प्लस है, तो उसे एक वोट देने का अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का संविधान है, ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत लचीला। ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत कठोर। ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम लचीला अधिक। ऑप्शन नंबर डी,
कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम और लचीला अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, पूर्णात्मक संघात्मक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर डी, भावना में संघात्मक संरचना में एकात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा, संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल है, क्योंकि संसद के द्वारा ही कोई भी कानून पास किया जाता है, मतलब कोई भी लॉ बनाया जाता है। ठीक है, संसद में बैठकर ही संसद के सदस्यों के द्वारा ही एक बिल लाया जाता है, फिर उस पर अपनी सहमति जता करके एक उस बिल को एक्ट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो एकात्मक जो स्थिति है हमारे भारतीय संविधान की, तो वो है उपयुक्त सभी में, मतलब ये सारी चीजें फॉलो करती हैं एकात्मकता को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी, विकासशील संविधान है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, तानाशाही संविधान है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, विकासशील संविधान नहीं है, वकीलों का स्वर्ग है, ये सही है। मौलिक संविधान नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों के संविधान से जोड़ी गई हैं, मतलब कि ली गई हैं, उठाई गई हैं। ठीक है, तो ये मौलिक संविधान नहीं है भारतीय संविधान। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया, वकीलों का स्वर्ग है। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? चलिए ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान का। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान का। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटेन से भी कुछ चीज़ें उठाई गई हैं, ठीक है, और यूएसएस के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, और कनाडा के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ था, ठीक है ना, हमारा जो देश था, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ठीक है, लेकिन जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक का जो पीरियड था बीच बीच का, उस पीरियड के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, इसी अधिनियम के तहत भारत का प्रशासन चला था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानने योग्य जानकारी है। ठीक है ना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भारतीय संविधान पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान लिखित और अनम्य है। ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, और फिर ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के संविधान की संघीय व्यवस्था को बताने का मतलब ही ये होता है कि संघीय व्यवस्था मतलब कि आ, एक शक्ति, मतलब एक देश की शक्ति का बंटवारा। ठीक है, मतलब कि केंद्र की शक्ति का बंटवारा। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में क्या होता है, आ, प्रशासन की शक्ति दो हाथों में बटी होती है, केंद्र सरकार के हाथों में और राज्य सरकार के हाथों में। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण भारत के संविधान की परिसंघीय व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए, ऑप्शन नंबर ए, संविधान लिखित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देखिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है? प्रजातंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों के द्वारा अपने राजा का चुना जाना, अपने प्रतिनिधि का चुना जाना, और उन वो जो प्रतिनिधि होगा वो जनता के आधार पर ही डिसीजन चलेगा कि किस तरीके से देश को चलाना है, ठीक है ना? और उन्हीं के बेस पर ही सारी चीज़ों को करेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें दर्शाता है प्रजातंत्र के बारे में वो है ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है? प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में है ऑप्शन नंबर ए 300 से अधिक आर्टिकल्स मतलब कि अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी 400 से अधिक आर्टिकल्स, और ऑप्शन नंबर डी 500 से अधिक आर्टिकल्स। देखिए, हमारे भारतीय मूल संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय पर 395 आर्टिकल्स थे, मतलब कि 395 अनुच्छेद थे। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, और ऑप्शन नंबर डी सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी धर्म। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा संविधान, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। ठीक है ना? और उसके सभी आर्टिकल्स, उसके जो भी प्रावधान है उनको एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? वो करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें संसद की, तो संसद किस चीज़ में रोल प्ले करता है? वो कानून बनाने का काम करती है। ठीक है ना? किसी भी सपोज करो, अगर जनता को किसी कानून को लाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उससे संबंधित कानून संसद में जाकर के बनाएगी। ठीक है ना? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ऑप्शन नंबर सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्या है इसमें? राज्य और संघ दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग। तो कौन है अभिभावक? वो है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि आ, इन चीज़ों को देखना कि जो भी कानून लाया जा रहा है आ, वो संविधान के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, और संविधान के हर एक प्रावधान को एक्सप्लेन करने का काम, उसकी व्याख्या देने का जो काम करता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। ठीक है ना? मतलब कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो और इसी वजह से इसे भारतीय संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? आप सभी को पता है कि 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है, या फिर इससे प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी शक्तियों का एकीकरण। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में भारत देश को द यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं?
एक सेकेंड, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए एक सूची है, ऑप्शन नंबर बी दो सूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी तीन सूचियां हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी चार सूचियां हैं। देखिए, सूचियों के बारे में अगर आपको बताऊं तो भारतीय संविधान में तीन तरह की लिस्ट है, मतलब कि तीन तरह की सूचियां हैं। एक है यूनियन, क्या है, यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिस पर आ, केंद्र सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, ठीक है, जिसको राज्य सरकार जिससे संबंधित जो निर्णय है वो स्टेट लेती है, ठीक है। और एक होती है कॉनकरेंट लिस्ट, क्या होती है, जिसे हम हिंदी में समवर्ती सूची कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉनकरेंट लिस्ट, मतलब कि समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, ठीक है। तो तीन लिस्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो किससे करता है? मैंने आपको बताया कि भारतीय जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है, और भारत की जनता के द्वारा ही इसे अपने अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में वैध प्रभु सत्ता किस में निहित है? भारत में वैध प्रभु सत्ता किस में निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या फिर संविधान में? तो किस में है? सब संविधान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक है, कठोर है, संघीय है, या फिर कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर तीन, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल करना होता है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। या फिर ऑप्शन नंबर फाइव, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन टू और थ्री जो ऑप्शन है वो सही चीजें बोलते हैं। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल है। संघ तथा राज्य सरकारों की भी शक्ति का विभाजन है, बिल्कुल है। संविधान के संशोधन के लिए विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, जो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो कहाँ लिया था? वो लिया था फ्रांस में, ठीक है ना। सबसे पहले जो आ, संविधान, लिखित संविधान, रिटिन में जो संविधान है, जो रिटिन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? वो लिया था फ्रांस में, ठीक है। सबसे पहले फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा को जन्म लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कौन सा नहीं है? साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कथन वाला क्वेश्चन है। कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन आर, कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए तथा आर दोनों चीज़ें सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल है। और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवा। ये भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, ठीक है ना। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 2, 3, 5 इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
या फिर यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसका 1, 2 और 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र भी है और इसमें संसदात्मक रूप की सरकार स्वीकार है, ठीक है, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है और भारत की जनता के लिए ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। मतलब कि संविधान की व्याख्या का जो कार्य करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, और जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में चीज़ें जो हैं कॉमन है। ठीक है, चलिए ये हो गए। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए, कौन निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सर्वोच्च की बात अगर आए तो आपको संविधान ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, ऑप्शन नंबर बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन नंबर सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या फिर यह एक लिखित संविधान नहीं है। ऐसा तो नहीं है, लिखित में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सभी सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ठीक है ना, मतलब सबसे बड़ा संविधान ही है, बोल सकते हैं। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी, केसी वीएन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो किस किस को करता है संविधान मान्यता प्राप्त प्रदान? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है ना, माइनॉरिटीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, यह एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अगर कोई वर्ड आ जाए इस तरीके से तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वो होता है जहाँ पर किसी भी धर्म को वैधानिक तौर पर मान्यता प्रदान नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को वो फॉलो नहीं करता है वो कंट्री। उसमें हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि भारत में है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर अदर कोई धर्म हो। ठीक है ना, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार और पूजा अर्चना हर तरीके की चीज़ों को करने का अधिकार है, बशर्ते वो संविधान के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और किसी के फंडामेंटल राइट्स, किसी के जो लीगल राइट्स हैं उन पर भी आँच नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अपनी जो भी चीज़ें कर रहे हैं फॉलो धर्म में, उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आ, अगली वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।